नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुडेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने बिहार दरोगा का कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा दोस्तों कि किस शासक ने, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों सेकंड नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। याद रखिएगा कि मंदिर बनाने की जो कला है ये विकास इसका हुआ सर्वप्रथम गुप्त काल में। किस काल में हुआ दोस्तों? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने का कला का विकास हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मौर्य काल यानी मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुप्त काल यानी गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। याद रखिएगा कि यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। अगर हम बात करते हैं कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था दोस्तों। कौन था? देवभूति जो था यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला सवाल 4 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल आपके सामने है। 4 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था दोस्तों। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है दोस्तों। याद रखिएगा कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में कहा गया है, तो ये अर्थव वेद में कहा गया है। किस वेद में? अर्थव वेद। वेद कितने होते दोस्तों? वेद जो होते 4 होते। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थव वेद। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 मंडल यानी कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, तो सबसे नया वेद है अर्थववेद और सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद। याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे नया वेद कौन सा है? अर्थववेद। अर्थववेद में ही जादू टोना का उल्लेख किया गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो अर्थववेद में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 6 नंबर सवाल आपके सामने है। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। याद रखिएगा तो इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था दोस्तों, तो मोरक्को का था। मोरक्को से आया था इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे, तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि दीवान खैरत का स्थापना किसने किया था, ये जो विभाग है दोस्तों ये क्या है? शासक, यानी फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरत विभाग का स्थापना किया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बलबन ने दीवान अर्ज का स्थापना किया था। ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही का स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दीवान मुस्तखराज, याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा कि दीवाने मुस्तखराज का स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? तो दीवाने मुस्तखराज का जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक नहीं किए थे, बल्कि कौन किए थे, तो वो किए थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है दोस्तों आपके सामने 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। याद रखिएगा
1562 में, याद रखिएगा 1562 में अकबर ने खुद को हरम दल से मुक्त कर लिया था। किस दल से? तो हरम दल से मुक्त कर लिया था। कौन दोस्तों? अकबर ने। अगर हम बात करते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अकबर ने ही क्या किया था दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अकबर ने ही क्या किया था, जजिया कर को बंद कर दिया था। कब किया था? 1564 में, याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने। और जजिया कर फिर से लागू किसने कर दिया था? औरंगजेब ने। कब किया था? तो 1679 को कर दिया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? 1562 में। अगर हम बात करते हैं 9 नंबर सवाल कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा अलीवर्दी खां के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 9 का, ठीक है। तो किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आइए दोस्तों 10 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? वारेन हेस्टिंग को शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है, अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? याद रखिएगा कि भूमिज विद्रोह का जो संबंध है ये किस राज्य से है दोस्तों? तो ये झारखंड से। याद रखिएगा कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड। अगला है दोस्तों 13 नंबर सवाल कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। किसने कहे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम देखते हैं 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, 14 नंबर सवाल कह रहा है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अगर हम बात करते हैं ये कब की गई थी, यानी 1920 में किया गया था। याद रखिएगा, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों, ठीक है। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। तो इसके जांच के लिए एक हंटर कमेटी का आयोजन किया गया था दोस्तों, एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ये जो अपना रिपोर्ट दिया था हंटर कमेटी, कब दिया था? ये 1920 में दिया था। कब दिया था? 1920 में, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे, जो कर्नाटक में हुआ था। 1919 में 2-3 घटनाएं दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि बात करते हैं रॉलेट एक्ट, जिसको बिना अपील, बिना दलील या फिर बिना वकील का कानून कहा जाता है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को, ठीक है, याद रखिएगा। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगर हम 1922 के बारे में बात करेंगे तो 1922 में क्या हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था दोस्तों, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1920 में, ठीक है। अगला दोस्तों 15 नंबर सवाल कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा कौन है दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खां। याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खां जो है ये भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है
कर्ण प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण प्रयाग। याद रखिएगा कि अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है ये कहलाता है कर्ण प्रयाग। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में। याद रखिएगा कि काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, यानी सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। याद रखिएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। याद रखिएगा डंकन पास, ठीक है। डंकन पास जो है दोस्तों ये दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? याद रखिएगा कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है ये जो हिमाद्री है। किसका? हिमाद्री हिमालय के भाग है। याद रखिएगा हिमाद्री हिमालय के भाग है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है दोस्तों? तो 4। याद रखिएगा म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। ये 4 राज्य जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, तो नेपी-ताओ जो है ये म्यांमार की राजधानी है, ठीक है। और म्यांमार का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो बर्मा जो है ये म्यांमार का पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि कराकुम रेगिस्तान स्थित है तो तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों। याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान में कराकुम रेगिस्तान स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? ईरान की राजधानी तेहरान है। दक्षिण अफ्रीका राजधानी क्या है दोस्तों? प्रिटोरिया, ठीक है। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? अगर हम बात करते हैं ओनेगा झील, ये रूस में स्थित है दोस्तों। बैकाल झील भी रूस में स्थित है। लाडोगा झील ये भी स्थित है, लेकिन विनिपेग झील जो है दोस्तों ये रूस में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। याद रखिएगा विनिपेग जो झील है दोस्तों ये कनाडा में स्थित है। कनाडा राजधानी क्या होता है? ओटावा। याद रखिएगा जैसे सवाल पूछेगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखिएगा 49 डिग्री समांतर रेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा, जिस तरह से भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, उसी तरह से कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा। तो कौन सा झील जो है रूस में नहीं स्थित है? तो विनिपेग झील रूस में नहीं स्थित है, बल्कि कनाडा में स्थित है। बल्कि ओनेगा झील, बैकाल झील, लाडोगा झील जो है ये रूस में स्थित है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मॉस्को। याद रखिएगा रूस का मुद्रा क्या होता है? रूबल होता है। रूस के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। रूस जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आपको पता ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने सवाल है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो पलाऊ, ठीक है। याद रखिएगा पलाऊ जो है ये भू आवेष्टित देश नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर सवाल कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये केरल में स्थित है। याद रखिएगा कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पिनरई विजयन जो है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है दोस्तों? तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। याद रखिएगा बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल कि रेखा समिति का संबंध किस कर से है दोस्तों? याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष कर से है। किस कर से है? अप्रत्यक्ष कर से है रेखा समिति का संबंध, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? याद रखिएगा तो देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये शुरू किया गया है। सागर माला परियोजना ये भी शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत माला परियोजना ये शुरू नहीं किया गया। किसके द्वारा? तो भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो भारत माला परियोजना जो 2015 में ये नहीं शुरू किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिए।
28 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 28 नंबर सवाल कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। ये राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, ओडिशा राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। वर्तमान में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? याद रखिएगा ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षा जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस बैंक दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों रिजर्व रेपो दर। ठीक है, यानी आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो दर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है ये 1949 में किया गया है। कब किया गया है? 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। देखिए 31 नंबर सवाल है कि संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में जैसे कि संघ सूची, 3 सूची का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची में, ठीक है, तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान की सूची में कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार है, प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 32 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं दोस्तों? तो प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के जो आदर्शों को हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो समानता का अधिकार, याद रखिएगा, यानी किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है? यानी समानता का जो अधिकार का जो लक्ष्य है ये सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 33 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है दोस्तों? याद रखिएगा ये 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि किस संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों। ठीक है, चलिए 52वां संविधान संशोधन क्या होता दोस्तों? तो दल बदल कानून, ठीक है, इसी के तहत हुआ था दोस्तों 52वां संविधान संशोधन, जो ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। देखिए 35 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने सवाल कह रहा है, आइए देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में क्या लाया गया था? प्रथम अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर सवाल कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो जून 2005 में की गई थी। कब की गई थी? जून 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है
ठीक है। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करती है दोस्तों। याद रखिएगा, सवाल क्या रखा रहा है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है ये कौन करता है, तो पंचायत सचिव करता है। कौन करता है दोस्तों, पंचायत सचिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन देखेंगे। सवाल के उपयुक्त कथन से के संबंध में कौन सा एक सही है। सबसे कथन 1 नंबर है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन देखेंगे, देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, परंतु जो है बी सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन परंतु बी स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल। देखिएगा 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी। तो ये 1949 में दिया गया था। याद रखिएगा कि 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 में है। याद रखिएगा आर्टिकल 343 में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है 40 नंबर सवाल कि पंचायती राज किस सूची का विषय है दोस्तों। याद रखिएगा पंचायती राज जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों, पंचायती राज, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, सवाल है 41 नंबर कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है दोस्तों क्या है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, जो है ये हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ठीक है, अगला दोस्तों 42 नंबर सवाल। देखिए 42 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ठीक है, तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है दोस्तों, ये क्या है, ये पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 43 नंबर सवाल कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों, तो ये है जैव सुरक्षा समझौता से। याद रखिएगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है किससे है, तो जैव सुरक्षा समझौता से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 44 नंबर सवाल। देखिए 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में मैंग्रोव, ठीक है, यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये सुंदरवन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में, जो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन। अगला दोस्तों 45 नंबर सवाल कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये 1972 में पारित किया गया था। कब किया गया था, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला 46 नंबर सवाल। देखिए 46 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है दोस्तों। याद रखिएगा ये नहीं लिखा गया है नेचर क्योर। याद रखिएगा ये जो नेचर क्योर पुस्तक है ये नहीं लिखा गया है, जो बल्कि अगर हम बात करते हैं विसर्जन, गार्डनर, द कोर्ट डांसर, ये तीनों जो पुस्तक है लिखा गया है, और नेचर क्योर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया। अगर हम बात करते हैं कि साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये 1913 में दिया गया था। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के निराश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी दोस्तों, याद रखिएगा सर की उपाधि लौटा दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी उपाधि, सर की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचयिता किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय गान की रचना किए थे कौन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 47 नंबर सवाल कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था दोस्तों, तो पहली बार 1937 में नामित किया गया था। याद रखिएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार, तो 1937 को पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 48 नंबर सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है दोस्तों वियना में। याद रखिए कहाँ स्थित है, वियना।
ठीक है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया एक अलग होता है, एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है कैनबरा, एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रिया जिसका राजधानी होता है वियना। ठीक है, तो वियना में ही संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 49 नंबर सवाल जो है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो लूना 9 है दोस्तों, याद रखिएगा। लूना 9 जो है ये चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यान है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला दोस्तों आपके सामने अगला देखेंगे। ठीक है, अगला है 50 नंबर सवाल। देखिए 50 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? तो ये आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखिएगा कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है एक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर सवाल, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 52 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड है दोस्तों? तो ये दोस्तों CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl याद रखिएगा। तो कौन सा एक दुर्बल अम्ल है दोस्तों? तो CH3COOH जो है ये दुर्बल अम्ल है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? याद रखिएगा, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कैल्शियम जो है ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है, इसका परमाणु संख्या कैल्शियम का 20 होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है दोस्तों, इसका संकेत, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का संकेत होता है 6। ठीक है, कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। हाइड्रोजन आपको पता ही हो दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कार्बन के 2 अवरोप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी जैसे कि मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये क्लोरोफिल का घटक है। अगला देखते हैं दोस्तों कौन सा? तो 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो याद रखिएगा कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का, ठीक है, किसका? यूरेनियम का धातु का अयस्क है। कौन? कार्नेटाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? Al होता है। ठीक है, याद रखिएगा एल्युमिनियम किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम का संकेत K होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। मैग्नीशियम का तो Mg 12 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला वाक्य है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है दोस्तों। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। लेड यानी कि Pb, ठीक है, Pb यानी कि Pb 82 होता है दोस्तों परमाणु संख्या, यानी कि तीनों सही है दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बोला है कि कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये तीनों सही है, यानी कि 1, 2 और 3 जो है ये तीनों सही है। ठीक है, यानी कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन जो है ये हैलोजन वर्ग के तत्व है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर सवाल। देखिए 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 56 नंबर है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो विलयन की सांद्रता कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। यानी किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाता है। अगला है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को, याद रखिएगा कि मेथिल अल्कोहल को लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो लकड़ी के अल्कोहल के रूप में मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों 58 नंबर सवाल। देखिए 58 नंबर सवाल आपके सामने है। 58 नंबर सवाल कि पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि पौधों के मूल या जड़ द्वारा जल का जो अवशोषण होता है, अगर हम बात करते हैं जल का जो अवशोषण होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए सवाल है कि पौधों के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये पराशरण
के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, प्रासरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका, 58 का बी हो जाएगा, प्रासरण के द्वारा होता है। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो प्रासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, प्रासरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 59 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लवक या प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है दोस्तों, ये करता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो फूलों तथा बीजों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 60 नंबर सवाल। देखिए 60 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम का भाग नहीं है तो वाहिकाएं। याद रखिएगा, वाहिकाएं जो है दोस्तों ये फ्लोएम का भाग नहीं है, बल्कि जैसे कि चालनी नलिकाएं है, सह कोशिकाएं भी है दोस्तों, बाष्प तंतु ये क्या है, ये फ्लोएम का भाग है, और वाहिकाएं जो ये फ्लोएम का भाग नहीं है। ठीक है, अगला 61 नंबर सवाल कि जल संवहन नाल तंत्र यानी कि वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। ठीक है, तो इकाई नोड मेटा, याद रखिएगा इकाई नोड मेटा जो है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, तो इकाई नोड मेटा, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है दोस्तों, तो थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट जो है ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 63 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 63 नंबर सवाल कहा रहा है आपके सामने। 63 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। याद रखिएगा, तो मलेरिया जो दोस्तों ये संक्रामक रोग के उदाहरण है। कौन सा संक्रामक रोग के उदाहरण कौन है, मलेरिया जो है। याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है 64 नंबर सवाल कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। याद रखिएगा कि मेहसाना और सुरती जो है ये पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 65 नंबर सवाल। देखिएगा 65 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है दोस्तों, तो ऑक्सिन। याद रखिएगा ऑक्सिन जो है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। याद रखिएगा कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सिन। ठीक है, अगला है 66 नंबर कि पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान होता है ये क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों 9.8। याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी का मान होता है। ये स्मॉल जी दोस्तों, एक होता है कैपिटल जी जो बड़ा जी होता है, आपको ध्यान रखना है, इसका जो मान होता है कितना होता है 6.67। ठीक है, याद रखिएगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है दोस्तों कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है दोस्तों स्मॉल जी। ठीक है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि फोटोन कण की जो खोज किया गया था ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 68 नंबर है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। याद रखिएगा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला है 69 नंबर सवाल। देखिए 69 नंबर सवाल आपके सामने है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बोरोन का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है तो बोरोन का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं भारी जल तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये भी आपको ध्यान रखना है। हीरा और ग्रेफाइट है दोस्तों कार्बन का अपरूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 70 नंबर सवाल है कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों त्वरण क्या है दोस्तों, त्वरण एक सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बल भी क्या है दोस्तों, बल भी एक सदिश राशि है। और कार्य जो दोस्तों ये अदिश राशि है, क्या है अदिश राशि। ठीक है, कार्य तो सदिश राशि का उदाहरण नहीं है कार्य। चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 71 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर
उत्सव का आयोजन किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। अगला है 72 नंबर सवाल है दोस्तों कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? याद रखिएगा। तो वर्ष 2022 के लिए व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया दोस्तों? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। किसको चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान के लिए चुना गया 2022 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 73 नंबर सवाल। देखिए क्या है 73 नंबर सवाल है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों 74 नंबर सवाल। देखिए 74 नंबर सवाल है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है दोस्तों। भारत को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, तो सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं 74 का, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, और एक और दो, तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 75 नंबर सवाल है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया है? तो किस देश के साथ ये किया है दोस्तों? मिस्र के साथ। मिस्र की राजधानी क्या होता है? काहिरा, आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और फ्रांस की पेरिस। पेरिस जो है सी नदी किनारे स्थित है। और मालदीव के माले। तो भारतीय सेना ने मिस्र देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 76 नंबर सवाल। देखिए 76 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है, याद रखिएगा, ये आयोजन किस शहर में किया गया है? दिल्ली में किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आए थे, ठीक है, तो उस समय 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दोस्तों। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 77 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, कहाँ किया गया है? स्पेन में किया गया है। ठीक है, देखिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मैड्रिड, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए क्या है कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। ये सही है दोस्तों, यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आया था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया था 2022 में, उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला है कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। ये सही है दोस्तों। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं बिहार का जो स्थान है दोस्तों अंतिम नहीं है, बल्कि बिहार का उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम था। बिहार का स्थान है दोस्तों 16वां। याद रखिएगा, बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? 16वां। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। ये सही है। ठीक है, यानी कि 16वां 17वां नंबर पर कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और 18वें नंबर पर सबसे लास्ट में कौन आता है? उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सही नहीं है, बल्कि इसमें बिहार का जो स्थान अंतिम नहीं है, बिहार का स्थान 16वां है, अंतिम स्थान पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि 79 नंबर सवाल की चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों? याद रखिएगा, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला है दोस्तों 80 नंबर सवाल। देखिए
80 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। याद रखिएगा, यह है दोस्तों 13,07,25,310, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है ये 13,07,25,310 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 81 नंबर सवाल है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा, सुधा मूर्ति है। कौन है दोस्तों? सुधा मूर्ति जो है दोस्तों ये द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 82 नंबर सवाल। देखिएगा 82 नंबर सवाल है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, ये सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि जो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, ये सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है लियोनल मेसी को दिया गया है, ये भी सही है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अगला, अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता है, बिल्कुल गलत दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब नहीं जीता है बल्कि तीसरी बार जीता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है दोस्तों, तो ये गलत है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार खिताब जीता है। ठीक है, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, यानी 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर सवाल, पहले इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है सवाल? है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। देखिए किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों 84 नंबर सवाल। देखिए 84 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 84 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों? तो तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु जो है ये स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला दोस्तों 85 नंबर कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया चुना गया है। देखिए सवाल देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, आइए सवाल देखते हैं। 85 नंबर सवाल है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्रिस हिपकिंस को। याद रखिएगा क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला 86 नंबर कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? याद रखिएगा प्रित्जर पुरस्कार है ये डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रित्जर पुरस्कार 2023 जीता है दोस्तों। अगला है 87 नंबर सवाल, देखते हैं आपके सामने क्या है। 87 नंबर सवाल है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय सेना के किस टैंक में, तो अहमदाबाद टैंक में, ठीक है, पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 88 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इधर उत्सव है दोस्तों, इधर राज्य है। याद रखिएगा सबसे पहले देखेंगे त्रिशूर पूरम उत्सव। देखिए दोस्तों यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों गलत है। त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु का नहीं है बल्कि किसका है दोस्तों? तो ये है दोस्तों केरल का। किसका है? केरल। ठीक है, याद रखिएगा त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है ये केरल का है। खार्ची उत्सव जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खार्ची जो है ये त्रिपुरा का है। किसका है दोस्तों? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का उत्सव है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सही सुमेलित तुरग्या जो उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का सही है। परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़ का नहीं है बल्कि ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ए, बी और डी जो है ये गलत है। परशुराम कुंड महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश का है बल्कि छत्तीसगढ़ का नहीं है। ठीक है, ये तीनों गलत ही है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 88 नंबर सवाल, 89 नंबर सवाल है दोस्तों। 89 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है दोस्तों? तो ये रखा है 2023 तक। याद रखिएगा
कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2023 तक रखा है, लेकिन WHO ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है ये 2023 तक रखा है, सॉरी 2030 तक रखा है WHO, ठीक है। WHO ने 2030 तक रखा है दोस्तों कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य, लेकिन 2023 तक कौन रखा है, ये भारत सरकार रखा है, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, ठीक है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है, तो यह दोस्तों देवाशीष पांडा, याद रखिएगा। देवाशीष पांडा जो है ये वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आपके सामने 91 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 91 नंबर सवाल है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है, ये दोस्तों क्लोज द केयर गैप, याद रखिएगा। क्लोज द केयर गैप जो है ये विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम है, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों 92 नंबर सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, ये दोस्तों टेबल टेनिस से है, याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का जो संबंध है किस खेल से है, टेबल टेनिस से है दोस्तों, ठीक है। आइए 93 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग। 93 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग। 93 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों, ये जापान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, जापान में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जापान। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन। इटली का रोम है दोस्तों, और मिस्र का काहिरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 94 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने क्या है। 94 नंबर सवाल है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है दोस्तों, क्या लगाया गया है, तो याद रखिएगा 7,06,845 करोड़, याद रखिएगा 7,06,845 करोड़ जो है ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। कितना लगाया गया है, 7,06,845 करोड़ रुपया लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर सवाल। देखिए 95 नंबर सवाल है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है, याद रखिएगा सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही क्रम है दोस्तों, देख ठीक है। सिंगापुर, मॉरिशस, UAE जो है, यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का जो सही क्रम है सिंगापुर, मॉरिशस और UAE जो ये सही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे अब जो आपका 96 नंबर जो है दोस्तों मैथ है, ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, या आप इसको मैथ को बढ़िया से बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 96 नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर सवाल भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको रोक कर बना लीजिएगा, ठीक है। और 98 नंबर सवाल है, फिर दोस्तों 99 नंबर सवाल है, ठीक है। उसके बाद आपका है दोस्तों 100 नंबर सवाल। ये टोटल 5 मैथ है दोस्तों जो आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।